हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी। तो दोस्तों, आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जलवायु। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये टॉपिक आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको एकदम फैक्ट्स के साथ, एकदम हर पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, हर छोटी से छोटी बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि आखिर जलवायु चीज होती क्या है। तो जलवायु समझने से पहले हम मौसम और ऋतु के बारे में भी जानेंगे। मौसम मतलब जैसे आप वेदर बोलते हो, और ऋतु मतलब जैसे आप सीजन बोलते हो, जबकि क्लाइमेट किसे कहा जाता है? जलवायु के लिए। तो सबसे पहले बात करें मौसम। मौसम मतलब वेदर। तो किसी सीमित क्षेत्र में एक सीमित कालखंड के दौरान मिलने वाली वायुमंडलीय परिस्थितियां, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उस क्षेत्र का मौसम कहलाती हैं। यहां बात थोड़ी सी आपको समझनी है, लैंग्वेज ये थोड़ी सी टिपिकल है, मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। किसी सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र मतलब लिमिटेड एरिया में, सीमित कालखंड के दौरान, यानी कि सीमित टाइम पीरियड के अंदर मिलने वाली वायुमंडलीय परिस्थितियां, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उस क्षेत्र का मौसम कहलाती हैं। यानी कि किसी सीमित क्षेत्र के अंदर, सीमित समय के अंदर जो वहां की वायुमंडल की परिस्थितियां होंगी, उसे ही वहां का मौसम कहा जाता है। अब दोस्तों, बात आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल कॉलेज जाना है और अचानक से वर्षा होने लगे, तो आप क्या कहोगे कि आज का मौसम खराब है, ना कि आप ये कहोगे कि हमारे यहाँ की जलवायु खराब हो गई है। ऐसा नहीं कहोगे, तो क्या कहते हो? मौसम खराब है। तो मौसम जो डिसाइड होता है वो शॉर्ट टर्म कंडीशन है, यानी कि मौसम एटमॉस्फेरिक कंडीशन तो है, लेकिन कैसी है? शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटे समय की। तो छोटे समय में छोटे स्थान पर किसी पर जो वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन किस तरीके से याद रखनी है? किसी सीमित क्षेत्र में, लिमिटेड एरिया में, एक सीमित कालखंड के दौरान, यानी कि लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर मिलने वाली वायुमंडलीय परिस्थितियां, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को उस क्षेत्र की मौसम कहलाती हैं, यानी कि उस क्षेत्र का मौसम कहा जाता है। तो आप अगर ऑफिस जा रहे हो और अचानक से वर्षा होने लग जाए, तो वर्षा कोई ऐसा थोड़ी ना कि एक महीने पहले आपको बता के आएगी, वो मतलब थोड़े बहुत टाइम में ही मौसम गड़बड़ हुआ और उसके बाद में वर्षा प्रारंभ हो गई, तो आप अपने ऑफिस कॉल करके बोलोगे कि आज मौसम खराब है। तो मौसम जो खराब होता है या मौसम जो बदलता है, वो एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, यानी कि अगर वायुमंडल में छोटे समय में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। क्लाइमेट यानी कि जलवायु क्या होती है? किसी विस्तृत भूभाग पर, यानी कि बहुत बड़े एरिया पर, एक लंबे कालखंड के दौरान, यानी कि लॉन्ग टर्म पीरियड, यानी कि बहुत लंबे समय के दौरान मिलने वाली औसत वायुमंडलीय परिस्थितियां, यानी कि एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती हैं, उस एरिया की क्लाइमेट कहलाती हैं। अब मान लो कोई छोटा अगर मैं शहर ले लूं, तो उस शहर का मौसम तुरंत खराब हो सकता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो पूरे एक बड़े क्षेत्र की होती है। जैसे कि भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है, तो भारत की जलवायु जो होगी वो एक औसत होगा। किसका औसत होगा? वायुमंडलीय परिस्थितियों का, और वो भी एक लंबे समय का, लॉन्ग टर्म। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मौसम और जलवायु में, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि ये एक तो सीमित क्षेत्र पर बदलता है मौसम, जबकि जलवायु जो होती है वो एक विस्तृत भूभाग की, बड़े क्षेत्र की होती है। ये एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है एटमॉस्फेरिक, जबकि क्लाइमेट आपका लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यानी कि जलवायु आपकी लंबे समय के दौरान जो वायुमंडल में परिवर्तन आते हैं वो एक परिस्थिति है या स्थिति है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं कि मौसम तो क्षणिक होता है। क्षणिक का मतलब जो जल्दी से शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाए, लेकिन किसी स्थान की जलवायु को परिवर्तित होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब मैं बात करूं आपसे मौसम की।
तो मौसम को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं डे बाई डे। डे बाई डे का मतलब दिन प्रतिदिन, यानी कि किसी स्थान का मौसम हो सकता है कल कुछ और हो और अगले दिन कुछ और हो, या कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद ही बदल जाए। हो सकता है अभी बारिश हो रही है, अभी मौसम क्या है खराब है, लेकिन कुछ देर में क्या हो कि बारिश बंद हो जाए, धूप निकल आए तो मौसम ठीक हो जाए। तो मौसम एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडल की अल्पकालिक एक परिस्थिति है। आगे बात करें जलवायु की, तो जलवायु एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। तो लॉन्ग टर्म भी कितना टाइम ले सकते हो लॉन्ग टर्म में, तो मिनिमम 35 ईयर, यानी कि मिनिमम 35 साल। तो किसी स्थान की जलवायु वहां के जो वायुमंडलीय परिस्थिति है उसका लगभग 35 साल अध्ययन करने के बाद डिसाइड की जाती है। तो यानी कि आपकी जो क्लाइमेट हुआ, जलवायु हुई, वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक, जबकि मौसम हमारा एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है जलवायु का, तो मैक्सिमम टाइम कोई नहीं होता, जबकि वेदर यानी कि मौसम का मिनिमम टाइम डे बाई डे और या मैक्सिमम टाइम वीकली, यानी कि वीकली हम मौसम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें हम ऋतु, यानी कि जिसे बोलते हो आप सीजन। तो ऋतु एक वर्ष में से छोटा कालखंड है, यानी कि एक वर्ष का एक छोटा टाइम पीरियड जिसमें मौसम की दशाएं एक खास प्रकार की होती हैं। तो सीजन ऋतु क्या होता है, एक वर्ष से छोटा कालखंड जिसमें एक विशेष प्रकार का मौसम पाया जाता है। जैसे कि भारत में शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। तो उस वर्षा ऋतु में वर्षा होगी, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ेगी, शीत ऋतु में ठंड होगी। तो इसी प्रकार से ये जो हमारी ऋतुएं हुई, यानी कि हमारे सीजन्स हुए, ये एक साल से छोटा कालखंड है जिसमें खास प्रकार का मौसम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। मौसम यानी कि मौसम क्या है, मौसम एक छोटा कालखंड है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, जबकि एक बड़ा कालखंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन का तो वो जलवायु, और एक साल से अगर छोटा कालखंड लें हम, टाइम पीरियड लें, तो वो हमारा ऋतु कहलाता है, सीजन कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो भारत की जलवायु दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तो भारत की जलवायु, आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, कैसे क्लाइमेट है भारत का, तो आप बताओगे भारत का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। अब दोस्तों उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी ये दो वर्ड हैं, एक है उष्णकटिबंधीय और दूसरा है मानसूनी। तो उष्णकटिबंधीय शब्द का प्रयोग क्यों कहा जाता है, यानी कि क्यों किया गया है भारत की जलवायु के संदर्भ में, या मानसूनी ये क्या चीज है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों भारत की जलवायु कैसी थी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अब ये दोनों वर्ड जो हैं उष्णकटिबंधीय और मानसूनी, इनका मीनिंग क्या होगा ये बात समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय को बोलते हैं ट्रॉपिकल, क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिकल। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय भारत की जलवायु क्यों है, ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं आपको, ये है हमारी अर्थ। तो अर्थ पे जो हमारे सनलाइट आती है वो पूरी अर्थ पर, मतलब पूरी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश समान रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अर्थ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से सनलाइट प्राप्त होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश अलग अलग प्राप्त होता है, इससे हीट भी अलग अलग प्राप्त होती है। दोस्तों अब बात आपको समझनी क्या है कि मैंने आपको जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया, जब भी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या हीट के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर अलग अलग पेटियों का निर्माण हो जाता है। पेटी मतलब बेल्ट बन जाती हैं। अब वो बेल्ट कैसे बनती हैं दोस्तों, यहाँ आप देखोगे पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से जाती है, जिसे आप बोलते हो 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश यहाँ आपकी पृथ्वी के सेंटर से होके गुजरती है। इसके ऊपर जाओगे आप तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा है इसे बोलते हो आप कर्क रेखा। क्या कहते हो, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ऊपर होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ में। नीचे जाओगे आप 23.5 डिग्री नॉर्थ में तो
आपको दिखाई देगा 23.5 डिग्री, साउथ में नीचे जाने पर आपको दिखाई देगा कि नीचे जो लाइन है उसे बोलते हो आप मकर रेखा, मकर रेखा। अब दोस्तों बात आपको समझनी क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये सन है हमारा, यहाँ सूर्य है, सनलाइट यहाँ पृथ्वी पे आ रही है, तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा वाले क्षेत्र में सनलाइट साल भर यानी कि सूर्य का प्रकाश साल भर लंबवत पड़ता है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होती है सनलाइट, इसलिए इस क्षेत्र में कर्क रेखा से लेके मकर रेखा वाले क्षेत्र में पूरे साल गर्मी पाई जाती है, यानी कि टेम्परेचर आपका हाई मिलेगा। और इस पूरे क्षेत्र को यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये वाला जो रीजन है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, इस रीजन को ही आप बोलते हो उष्ण कटिबंध, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो आपको ये बात पता चली कि क्यों उष्ण कटिबंधीय कहा गया, क्योंकि उष्ण का मतलब होता है गर्म, हॉट। तो इस क्षेत्र में सनलाइट साल भर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि पृथ्वी पर भारत की लोकेशन क्या है, तो आपको ये बात पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये मैं इंडिया का रफली मैप बना के आपको दिखा रहा हूं एक बार कि किस तरीके से मतलब भारत से कर्क रेखा जाती है और क्या क्या इफेक्ट उसके पड़ते हैं, ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी है। तो दोस्तों ये एक रफली मैंने मैप बनाया है इंडिया का, आपको दिखाई देगा यहाँ। तो यहाँ इंडिया के बीचों बीच से भारत के कर्क रेखा पास होती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों यहां मैं बात करूं तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसका मतलब भारत की लोकेशन पृथ्वी पर समथिंग इस जगह पर है, यहां पे है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि भारत का जो साउथ मतलब साउथ पार्ट है, दक्षिणी भाग है, यहां देख रहे हो कर्क रेखा के नीचे वाला पार्ट कौन सा हुआ, भारत का साउथ पार्ट। तो भारत का दक्षिणी भाग कहां पड़ता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। तो इस क्षेत्र की जलवायु कैसी हो गई भारत की, आप बताओगे जी उष्ण कटिबंधीय हो गई। कैसी हो गई, उष्ण कटिबंधीय। क्यों हो गई उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि भारत का साउथ पार्ट किसके यानी कि कर्क रेखा के किधर पड़ता है, साउथ में पड़ता है, यानी कर्क और मकर के बीच में। और इस क्षेत्र में सनलाइट कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो आपको पता है, तो आपने देखा होगा कि पूरा जो दक्षिण भारत है उसका टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत की अपेक्षा ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि दक्षिण भारत कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है और इस क्षेत्र में सनलाइट साल भर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इस क्षेत्र का टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया की अपेक्षा क्या होता है, हाई होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं कि जो आधा ये वाला इंडिया है ऊपर यानी कर्क रेखा के जो नॉर्थ वाला इंडिया है, नॉर्थ वाला पार्ट है इंडिया का, वो आपका किस क्षेत्र में आता है, तो इस वाले रीजन को, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जो कर्क रेखा के किधर है, कर्क और मकर के, जो कर्क रेखा के उत्तर में है और मकर रेखा के साउथ में। तो यहां आपको पता है कि इस क्षेत्र में यानी कि ये वाला जो रीजन है, यहां सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, साल भर तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए इस क्षेत्र का टेम्परेचर कम होता है और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, और ये वाला जो क्षेत्र है हमारा उसे बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसा क्षेत्र कहलाता है ये वाला, ये जो रीजन बना आपका, इसे कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत किन बेल्ट्स के बीच स्थित है, तो आपको पता है कि आधा इंडिया कर्क रेखा के नीचे वाला तो आ गया उष्ण कटिबंधीय में, और ये वाला जो आपका इंडिया का पार्ट है ऊपर वाला नॉर्थ वाला, ये किस में आता है, तो आप बताओगे ये आया जी शीतोष्ण कटिबंध में। किस में आया, शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात थोड़ी सी समझनी है कि भारत की जलवायु में हमने शीतोष्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। किसका किया है, उष्ण कटिबंधीय का। यानी कि भारत की जलवायु कैसी बताइए, उष्ण कटिबंधीय। उसका रीजन आपको समझना है थोड़ा सा कि दोस्तों देखो, यहाँ इंडिया के नॉर्थ में आपको पता है एक विशाल पर्वत स्थित है जिसको आप बोलते हो हिमालय। तो यहाँ पूरे क्षेत्र में यानी कि यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस पूरे सेक्टर में कैसा यानी कि हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई एवरेज 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर है।
अब आपको बात क्या समझनी है कि ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली हवाएं जब भारत की तरफ आती हैं, जब किधर की तरफ आती हैं, भारत की तरफ आती हैं, और ये हवाएं कैसी होती हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों से चलती हैं, इसलिए ये हवाएं ठंडी होती हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली शीतल हवाएं जब भारत की तरफ बढ़ती हैं तो यहाँ आ जाता है हिमालय बाबा, और ये हिमालय बाबा आपके उन ठंडी हवाओं को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, इसलिए भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती और भारत में शीतोष्ण कटिबंध का निर्माण नहीं हो पाता है। शीत ऋतु होती तो है, ठंडक होती है, यानी कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की अपेक्षा ठंडा तो है, लेकिन उतना ठंडा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि भारत में हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है और भारत की जलवायु शीतोष्ण कटिबंध ना होकर पूरे भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध हो जाती है। क्यों हो जाती है आपको बताया मैंने, क्योंकि जो आपकी साइबेरिया से यानी कि रूस वाले रीजन से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो चीन होकर भारत में हिमालय के कारण प्रवेश नहीं करवाती, जिसके कारण भारत में शीतोष्ण कटिबंध नहीं बन पाता और भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों है, क्योंकि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है। शीतोष्ण कटिबंध भारत में नहीं बन पाता क्योंकि हिमालय पर्वत की प्रेजेंस के कारण भारत में जो ठंडी हवाएं साइबेरिया से चलती हैं वो एंटर नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी क्यों है, मानसून शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है भारतीय जलवायु के साथ। तो दोस्तों आपको ये बात पता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई है आपकी वो हुई है मौसम शब्द से, मौसम शब्द से, यानी कि आपका जो मानसून वर्ड ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है, मौसम। और जो आपका मौसम है वो एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, अरबी। तो अगर आपसे पूछ ले कि मानसून की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो आप बताओगे मौसम, और मौसम किस लैंग्वेज का वर्ड है तो आप बताओगे अरबी लैंग्वेज का, अरबी भाषा का। और इस मौसम शब्द का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है इसका, वो होता है ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तित करने वाली पवनें। तो आपके दिमाग में बार बार ये कंफ्यूजन होता होगा कि आखिर ये मानसून चीज क्या है। तो मानसून एक प्रकार की पवनें हैं, और कैसी पवनें हैं, जो अकॉर्डिंग टू सीजन यानी कि मौसम के अनुसार अपनी दिशा को परिवर्तित कर लें, ऐसी पवनों को ही क्या कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानसून मौसम शब्द से आया है और मौसम आपका अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तित करने वाली पवनें। तो ऐसी पवनें जो दिशा परिवर्तित कर लें अकॉर्डिंग टू सीजन, ऋतुओं के अनुसार, उन्हें ही क्या कहा जाएगा, मानसून कहा जाएगा। तो दोस्तों भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है। किसके द्वारा होती है, मानसूनी पवनों के द्वारा। और भारत की लगभग 56% एग्रीकल्चर वर्षा पर ही निर्भर करती है। किस पे डिपेंड करती है, रेनफॉल पर निर्भर करती है, वर्षा पर। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं होंगी और किसान जो हमारे लगभग 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है वो सभी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसकी कोई इनकम नहीं हो पाएगी। तो भारतीय कृषि में, भारतीय एग्रीकल्चर में, भारतीय अर्थव्यवस्था में मानसून का बहुत बड़ा एक रोल होता है। ये बात आपको थोड़ी सी समझ लेनी है। तो बात समझ में आई कि भारत में जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है, मानसून के द्वारा होती है। 80% वर्षा भारत की मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है। इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और भारत की जलवायु के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानसून
और आपकी एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानसून। तो आपको ध्यान से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से एक एक टर्म को इसके पढ़ना है। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों मैं आपको कि पूरे भारत में सिंचाई के लिए जो एग्रीकल्चर की इरिगेशन होता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए जो हमारे पास संसाधन हैं उसमें रिवर्स हैं, नलकूप हैं, आपका मानसून हो गया यानी कि वर्षा का जल हो गया। तो यानी कि सभी स्टेटों में, सभी राज्यों में ना तो नलकूप हैं, ना ही पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, ना ही नहरें हैं हर जगह पर। तो कहीं ना कहीं भारत की जो जलवायु है या अधिकांश जो कृषि है वो आपकी मानसून पर निर्भर करती है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने मानसून का और जलवायु का जो बेसिक मीनिंग था वो जाना, आखिर जाना कि जलवायु भारत की किस प्रकार की है, ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो फैक्टर्स जलवायु को प्रभावित करते हैं यानी कि वो कारक जो जलवायु को प्रभावित करते हैं उन कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज एक एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों।